हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएमआई टॉपर स्टॉक सीरीज में मिस्टर कामरान जी के बाद निदा परवेज से। निदा परवेज जी ऑलरेडी जेएमआई के स्टूडेंट हैं और इनके पास अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं आप इसको पूरा सुनने देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जेएमआई में कैसे एडमिशन लें, जेएमआई में कैसे पढ़ाई होती है, जेएमआई कितना बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है, मीन्स एवरीथिंग। तो निदा जी जो हैं ये बिहार सिवान से बिलोंग करती हैं। राइट नाउ ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ जेएमआई में स्टडी कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो निदा जी का पूरे बीएचयू पाठशाला टीम, पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि निदा जी आप इस मीटिंग को कंटिन्यू करें विथ अ शॉर्ट इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुझे यहाँ बुलाने के लिए बीएचयू पाठशाला को। और मैं जैसे कि पहले थोड़ा बताया जा चुका है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं सिवान बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई वहीं से की है, प्राइमरी और कुछ हिस्से तक की सेकेंडरी एजुकेशन ली। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, वहाँ पर मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और 2018 में मैंने जामिया में एडमिशन ली, ह्यूमैनिटीज़ में। उसके बाद से मैं जामिया में ही हूँ। अभी मैं परस्यू कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट लेवल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। आप 18 से हैं तो आई थिंक ये 21 है, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। गाइस देखिए, मेरे को तो आइडिया नहीं था, लेकिन अभी ये बात अब मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे जानोगे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा। क्योंकि भाई एक्सपीरियंस समय से आता है और इन्होंने 3 साल, 3.5 साल दिया है उस यूनिवर्सिटी को, तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल सकती है। अच्छा निदा जी, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो बहुत लोग, मैं इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक तो आप इन कामरान जी को जानती होंगी, कामरान जी भी जेएमआई के स्टूडेंट हैं। बाकी बीएचयू पाठशाला के मेंटर हैं आदित्य जी, जो कि बीएचयू के फर्स्ट रैंक होल्डर भी रहे हैं अपने टाइम पे। और फिर आप नीचे देख रहे हैं नेहा मैम है, ये बीएचयू पाठशाला की मेंटर हैं और ये करंटली इलाहाबाद में स्टडी कर रही हैं, ये भी टॉपर हैं। और बीएचयू पाठशाला के हमारा नाम है नीर सर, ठीक है। तो हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले निदा जी आप बताइएगा कि जेएमआई एक कैसा कॉलेज है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा मोटो ये है क्योंकि जेएमआई की पॉपुलैरिटी बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी पीछे है, लेकिन क्वालिटीज में कमी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताइए कि जेएमआई कैसा यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जिसके लिए कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाना जाता है। तो जामिया में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ के स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और उनका एक चीज़ जो उन्हें बाकी जगह से अलग करती है वो ये है कि उनका मोटिव सिर्फ बच्चे को पढ़ाने नहीं होता है, सिर्फ बुकिश चीज़ें पढ़ानी नहीं होती, उन्हें ऐसा लाइफ लेसन देना होता है जो आगे भी काम आए, जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाए। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है अगर, तो जामिया इस मामले में बेस्ट है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हर एरियाज में ऑलमोस्ट आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिल जाएगा बच्चों में। और यहाँ का कल्चर डाइवर्सिटी जो सबसे बड़ी बात है, वो वाकई में तारीफ के लायक है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं और ना सिर्फ वो कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि बहुत कुछ सीखते भी हैं, जैसे टॉलरेंस, एक दूसरे को सपोर्ट करना। यही सारी चीज़ें जो जामिया को बाकी यूनिवर्सिटीज़ या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन से अलग बनाती हैं। आदित्य जी, निदा जी के मैम को, निदा मैम की बातों को सुन के बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि इन्होंने जो बातें बताई ये हमारे लिए तो अननोन है। कहीं ना कहीं हम लोग भी उतना नहीं जानते जेएमआई के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर हमें कमेंट्स के माध्यम से आता है निदा जी। जी। लोग बोलते हैं कि क्या जेएमआई बस मुसलमानों के लिए है?
तो मैं चाहूंगा कि प्लीज इस ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को, एक मास ग्रुप को फायदा समझ में आए कि भाई ये बात सच है, कहाँ तक सच है। जी हाँ, मैं मैं बीच में मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि जब भी कमेंट्स देखते हैं या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसी चीजें आती हैं कि जैसे एएमयू है, फिर आप जेएमआई है, यहाँ पे कि आप बस मुस्लिम ही पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स हैं। तो अगर आप इस पे जो भी अपने व्यूज बताएंगे क्या क्या सिचुएशन, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो ओवर टू यू। जी तो अगर इस सवाल को मैं लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होके बताऊँगी। असल में आप जैसे ये नैरेटिव सुन रहे हैं, ये जो बातें हैं कि जेएमआई सिर्फ़ मुस्लिमों के लिए है, तो अगर हम न्यूमेरिकल डेटा देखें, अगर हम आंकड़े की बात करें, तो ये बात सही है कि यहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे हमें पता है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये कहना कि जामिया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये बहुत गलत होगा। यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं और हर कम्युनिटी से लोग हैं। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आपका रिलीजन क्या है, बस आपका मेटल देखा जाता है कि आप कितने कैपेबल हो, कितने लायक हो। तो आंकड़े के हिसाब से अगर आप जाए तो आपको लगेगा, अगर हम आप ऊपर से देखें तो, लेकिन अगर आप अंदर से जाके देखते हैं तो आपको बिल्कुल दूसरी फीलिंग आएगी। तो जामिया को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ ये सबके लिए खुला है। सबके लिए अगर आप एक दिन गुजारे कैंपस में तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। आप अपने डिफरिंग व्यू, आप बिल्कुल अलग अपनी राय के साथ भी वहाँ यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये बात हम लोग को भी समझ में आई कि जेएमआई में जो इंटरनल एक इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं हर एक रिलीजन, हर कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। अ, इसी के साथ बाकी स्क्रीन पे बहुत लोग हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी बातें रखें और डिस्कशन करें निदा मैम से। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस है कहीं न कहीं। कहते हैं ना कि हर बार फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं होते। कहते हैं कि आंकड़े हर बार चीज़ें सही तरीके से नहीं प्रेज़ेंट करते। वही सिचुएशन थी और आपने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इवन आप वहाँ की इंटरनल स्टूडेंट रही हैं, जितना मुझे पता है, जितना आपने बताया भी है, जामिया मिलिया इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी करके एक स्कूल है, वहाँ के आप स्टूडेंट रही हैं। तो कहीं न कहीं आपका एक्सपीरियंस जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल एक सॉलिड है और कहीं न कहीं आपने जो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ आप बता रहे हैं। जो चीज़ें परसेप्शन है, जो इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं उसको कह रहे हैं कि उसको खंडित किया जा रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, कुछ हमारे और भी क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक बड़ा नॉर्मल सी क्वेश्चन आती है कि आखिर हम जेएमआई को ही क्यों चूज़ करें? सिंपल इज़ लाइक दैट। आप बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहीं न कहीं सिवान के एक छोटे से टाउन कह दें या फिर वहाँ से हैं। तो कहीं न कहीं क्यों आपने बीएचयू नहीं चूज़ किया? क्यों आपने एयू नहीं चूज़ किया? आपके पास और भी तो ऑप्शंस थे। तो मेरा एक सिंपल सा ये होगा कि आपने जेएमआई ही चूज़ किया। इसके लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि लगभग आधे दर्जन वजह बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ यहाँ के एनवायरनमेंट से। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का स्तर है, उसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है माहौल। आप कितना कंफर्टेबल महसूस करते हो किसी एनवायरनमेंट में, आप कितना सेफ महसूस करते हो। एज अ गर्ल मुझे यहाँ पे वो उस तरीके का माहौल मिला है जहाँ पर आपको अपना जो फोकस है वो किसी और जगह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और चीज़ की चिंता करने की नौबत नहीं आती है। आप बिल्कुल फ्री होकर एक चीज़ अपने एजुकेशन पे फोकस कर पाते हो। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना, मैं क्या बोल सकती हूँ, कंड्यूसिव है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांत है, और यहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो बहुत सपोर्टिव है। आपको, मैंने एक बार पहले भी बोला और फिर मैं ये रिपीट कर दूं कि यहाँ पर आपको लाइफ लॉन्ग लाइफ लेसन्स मिलते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं, और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, सिर्फ किताबी चीज़ें नहीं, बल्कि आप सीखते हैं कि कैसे एक बेहतर इंसान बने। तो पढ़ाई का जो स्तर है वो तो है ही, यहाँ के टीचिंग स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आले दर्जे के हैं।
लेकिन इसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल ऐसी ऐसी चीज़ है जो इसे बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है। आप किसी भी वक्त कभी भी चाहे तो उसके प्रीमाइस में उसका जो इलाका है पूरा जामिया, आप वहाँ किसी भी चीज़ का एक्सेस कर सकते हो। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के रीडिंग हॉल्स, सब कुछ। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है और ना ही किसी चीज़ का डर। जैसे वुमेन सेफ्टी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि अगर लड़कियां अपने होम टाउन को छोड़कर कहीं और जा रही हैं तो उन्हें उस तरीके का माहौल, उस तरीके की संतावना मिलनी चाहिए कि हाँ आप यहाँ सेफ हो। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है जो जामिया में बिल्कुल ही मौजूद है। मैम थोड़ा सा अपना कैमरा ऊपर कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपकी आइज कट रही है। हाँ जी मैम, ओके ओके। जी थैंक यू सो मच बहुत मैम, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, ये सब बातें समझ के, खासकर लास्ट में जो आपने वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके बोला और आपने अपनी बातों को बड़ा ही आहिस्ते आहिस्ते समझाया, तो वे ऑफ टॉकिंग तो बहुत ही लोगों को समझ में आने वाला है। इसी के साथ बेसिकली ये जो सेशन है इसके जो व्यूवर्स हैं मैम, ये ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम के व्यूवर्स हैं, मतलब बच्चे अभी जाना चाहते हैं एडमिशन लेने। तो आप थोड़ा सा प्लानिंग बता सकते हो, इनको आइडियाज दो कि ये लोग कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंसेस है, तो ये कैसे तैयारी करें और कैसे ये एडमिशन ले, अगर इनका इंटरेस्ट है तो। सिंपल सा ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? कौन से बुक आपने प्रेफ़र किए थे? कितना टाइम पढ़े थे? एक जेनुइन से यही सब सारे क्वेश्चन जो है एस्पिरेंट में रहते हैं कि आखिर कितना पढ़ें? क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें? कैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे क्या-क्या सेक्शंस पूछे जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर रहा था आपके लिए। ओवर टू यू नीला जी। जी, तो सबसे पहले जो आपको स्ट्रेटेजी बनाने से पहले जो चीज़ आपको देखनी है वो देखनी है कि आपने 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी। अगर आपका जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना है वो अगर डिफर करता है, वो अलग है अगर आपके 12th के कोर्स से, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट देनी होगी। जैसे अगर साइंस के बच्चे जो है, जो जिनका साइंस बैकग्राउंड है और वो ऑप्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी इसके लिए। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे लगता था कि 5-6 घंटे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है। लास्ट 15 डेज में मैंने थोड़ा सा बढ़ाया था इसे 6 to 7। बुक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अगर आप बेसिक्स पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यान से, तो आपको ज़्यादा इधर-उधर की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो चीज़ एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। तो उसके लिए मैंने एरिहंत की एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, वो उसके 4 एडिशंस आते हैं 1 साल में। तो उसे मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा था। अगर आप बिगिनर हैं, मतलब आप शुरू कर रहे हो किसी सब्जेक्ट में, आपको उसकी बेसिक्स नहीं पता, तो आप एरिहंत ऑप्ट कर सकते हो। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो भी हो सब, और करंट अफेयर्स थी, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया होता है। इसके अलावा रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए मैंने एक बुक ली थी, हाउ टू क्रैक द टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये भी एरिहंत की ही एक बुक है। इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी रेगुलर। आप ज़रूरी नहीं हो कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, बस जो आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए तो इसके जितने हम देखते हैं रोज रोज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, किसी मिनिस्ट्री की कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, कोई नई पॉलिसी लाई है सरकार ने, तो उसको लेकर आप बहुत ही पैनी निगाह रखें, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो। और आप जो भी पढ़े कंसंट्रेट होकर पढ़ें, आप खुद पे यकीन रखें कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसमें आप कितने घंटे पढ़े इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आपके पास 3-4 घंटे भी है तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हो आप उसका, यही चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं।
आई होप कि मैम की ये सभी बातें जो व्यूअर्स हैं, जो भी बिगिनर हैं, जो भी जाना चाहते हैं जेएमआई या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वैसे इनकी जो बातें हैं आपको मैं बता दूं कि ये हर एक यूनिवर्सिटी, इवन आप 10+2 पास करते हो तो आपके लिए किफ़ायती है, फायदेमंद है। आप इसको फॉलो अप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा ही होगा। अच्छा, हमारे साथ स्क्रीन पे नेहा मैम है, तो मैं चाहूंगा नेहा मैम आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप रखिएगा। ओके। जैसा कि नैना जी ने बताया कि मतलब वहाँ पे वुमेन सेफ्टी को काफी ध्यान दिया जाता है, और ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये मेनली एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, मतलब व्यूवर्स हमारे एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उनके मन में रहने को लेकर के बहुत डाउट रहता है कि गर्ल्स हैं, तो वो गर्ल्स वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रही है, दूर दूर से जा रही हैं, तो वहाँ पे कहाँ रहेंगी वो। हॉस्टल के बारे में गीता जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, गर्ल्स हॉस्टल या फिर आप कहाँ रहते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस मामले में थोड़ी आसानी हुई थी, क्योंकि मैं सिर्फ अकेले अपनी होम टाउन नहीं छोड़ी थी मैंने, बल्कि मेरे साथ मेरी फैमिली थी। हम प्रॉपरली दिल्ली शिफ्ट हो गए बिहार से। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, इंडिविजुअली उन्हें सब कुछ करना होता है, तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि जामिया के जो हॉस्टल्स हैं, जामिया के अभी वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मतलब कि पहले एक हॉस्टल हुआ करता था, फिर 2, अब 3, बेगम की दुबई के अलावा भी बेगम हज़रत महल हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, और एक और हॉस्टल है। तो ये हॉस्टल मैंने खुद अंदर तक विज़िट किया है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का माहौल, सब कुछ बहुत ही, क्या बोल सकती हूँ, बहुत ही, मतलब अ, सुविधाजनक है। तो और वहाँ पे सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट, अगर कैंपस के अंदर ही लोकेटेड है ये दोनों तीनों हॉस्टल्स, तो कोई भी सेफ्टी का तो कोई इसमें सेफ्टी की कोई फिक्र ही नहीं करनी, क्योंकि हॉस्टल जो है वो कैंपस के अंदर लोकेटेड है, और गार्ड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, ब्रॉड स्ट्रीट्स है, और आपको एंट्रेंस पर भी, मतलब हर एंट्रेंस पॉइंट पर आपको गार्ड्स मिलेंगे। और अगर आप थोड़ी सी उसमें पाबंदियां भी हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं तो आपके लिए एक टाइम लिमिट सेट है कि आप इससे इस टाइम के बाद में आप बाहर नहीं जा सकती। अगर आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको थोड़ी सी छूट मिलती है कि हाँ, आप जैसे 10 o'clock तक बाहर रह सकते हो। इस दौरान आप कैंपस में जो भी चीज़ अवेलेबल है, कैंटीन या फिर एम्पी थिएटर, या फिर हम क्या बोले उसे, हाँ, लाइब्रेरीज, स्टडी हॉल, तो सब कुछ एक्सेस कर सकते हो आप। सुबह तक भी यूटिलाइज कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। तो हॉस्टल, और हाँ, सबसे पहले बजट की बात। हम एक डेवलपिंग नेशन में रह रहे हैं, तो डेवलपिंग एक हमारा अभी विकसित देश नहीं है, अभी विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो बजट बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बता दूं कि जामिया में इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। एक कैप है, मतलब कि एक लिमिट सेट है कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी, जो अ, जो आपको सालाना देना होता है। बहुत ही कम, बहुत ही किफ़ायत में आपको केटरिंग भी मिलेगी, खाने-पीने की सुविधा सारी है यहाँ पर, रहने की, सैनिटेशन, सब कुछ ही बहुत ही अच्छा है। वाह, रियली मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब बातें जान के आज। आई होप कि नेहा मैम और नेहा मैम के पीछे जो तमाम गर्ल्स हैं जिनके मन में ये डाउट्स रहा होगा, आज इस वीडियो के बाद मैं श्योर हूँ कि ये सभी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। एक बार फिर से हम चलेंगे, स्क्रीन पे हैं मिस्टर कामरान जी। मैं कोशिश करूंगा कि कामरान जी भी अपने कुछ बात रखें और निदा जी उसको सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल सर, जो सवाल नेहा मैम ने पूछा मेरे भी जहन में ये सवाल आ रहा था, पर थैंक यू मैम आपने पूछ लिया। पर मेरा सवाल निदा से एज अ होल है कि व्हाट डू यू थिंक एज अ गर्ल इज स्टॉपिंग द गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग हायर एजुकेशन, क्योंकि हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि वुमेन्स का लिटरेसी रेट खुश होने लायक नहीं है। तो हम ऐसा क्यों देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को हायर एजुकेशन लेने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, इतनी मुश्किलें सामने आनी पड़ती हैं, क्यों? तो इसके तो बहुत सारे वजह हैं, कोई एक नहीं है, और ये बहुत ही
बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ है ये सिस्टम में, ये जो भेदभाव की बात है, ये जो मौके में जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें जो डिफरेंस है एक लड़के और एक लड़की के बीच में, वो ये बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ है, ये हमारे कल्चर में है किसी तरीके से। और कल्चर से एग्जैक्टली। ये कल्चर की वजह से ये हमारे पॉलिटिक्स में भी दिखता है, हमारे इकोनॉमी में भी दिखता है, और हमारे एजुकेशन, हमारी शिक्षा में भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ अगर इंडिविजुअल लेवल पर कोई इम्पोर्टेंट रखती है एक लड़की के लिए, तो है आपका सेल्फ एफर्ट। आप खुद में कितना हुनर दिखा रहे हो, आपके पेरेंट्स आप में कितना हुनर देख पा रहे हैं, आपको जो मौका मिला है, जो प्राइमरी एजुकेशन में जो आपको मौका मिला है, जो आपको सेकेंडरी यानी दूसरे स्तर पर जो आपको मौका मिला है, आप उसमें अपनी कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हो, कैसा कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को कितना सीरियसली ले रहे हो, तो एक पेरेंट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मैं ये बात नहीं कहना चाहती, नहीं कह पाती अगर ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैं पितृसत्ता के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की, अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें, तो आज यही है कि आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन आपका एफर्ट, आपकी खुद की हुनर आपके पेरेंट्स को डिसीजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है समाज। तो मैं एक बात बता दूं, आप में अगर हुनर है, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समाज को बिल्कुल ही ध्यान मत दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कैसी इमेज बन रही है आपकी, वो लोग कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में, बस आप अपनी कोशिश करिए उस लेवल तक पहुंचने की जहां से आपको और आगे जाने का मौका मिले। आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा, आपकी कोशिश सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। और आपके पेरेंट्स अगर सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप कोशिश कीजिए। आप में वैसा है, आप में वैसा हुनर मौजूद है कि आप लड़ सकती है अपने पेरेंट्स से। और आजकल हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आप पैनी नज़र रखिए कि कौन सी अभी पॉलिसी आ रही है, कौन सी स्कीम्स आ रही है, आप उसे यूटिलाइज कीजिए, स्कॉलरशिप वगैरह। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी खुद की कोशिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपका ये पॉजिटिव जो अप्रोच है ये बहुत बाकी बच्चों को मोटिवेट करेगा। चाहे गर्ल्स ही, मैं नहीं बोलूंगा, बॉयज को भी मोटिवेट करेगा कि अगर हमें आगे सक्सेस होना है, तो ये बात सच है कि आप अगर खुद से एफोर्ट नहीं लगाते हो, आपके अंदर वो जोश, वो जुनून नहीं है किसी चीज को करने का, तो आपकी फैमिली भी जाहिर सी बात है आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और एक बार जब फैमिली सपोर्ट करती है, तो फिर ये बात भी सच है कि मैटर नहीं करता है कि सोसाइटी हमें किस नजरिए से देखती है। तो निदा मैम की ये सभी बातें बहुत ही लाभदायक हैं, काफी प्रेरणा के स्रोत रहेंगे हमेशा के लिए हमारे लिए। मैं एक बार फिर से चलूंगा आदित्य सर के पास। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल आ रहा था हाँ कि, जी, हाँ जी। तो मेरा ये सवाल था निदा से कि व्हाट डू यू थिंक कि जामिया क्या कर रहा है इस थिंकिंग को इरेडिकेट करने के लिए सोसाइटी से, आइदर बाय द मीन्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस और समथिंग एल्स। जामिया क्या प्रोवाइड कर रहा है गर्ल्स के एजुकेशन के लिए? जामिया में मैं एक बात बता दूं, बहुत ज़्यादा बराबरी है, भेदभाव यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो यही होती है कि आपके दिमाग पर, कहीं आप जा रहे हो तो सबसे पहले जो आप चीज़ देखते हो असर करती है कि आपके साथ कैसा व्यवहार, कैसा ट्रीट आप कर रहे, आपको लोग कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग। तो ये सबसे हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी मानसिक शक्ति होती है, वो इसी से आती है कि हमारे आसपास के लोग हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप किसी जगह पे जाते हो, आपको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं महसूस होता, आपको स्टाफ वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आपके सामने वाले लड़के को कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा मैंने फिर अभी बताया कुछ देर पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वुमेन फ्रेंडली है। यहाँ पर सैनिटेशन, वॉशरूम, सब कुछ वुमेन फ्रेंडली है। और अगर स्पेशल अफर्मेटिव एक्शंस की बात करें तो यहाँ पर स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है, जैसे बेगम हजरत महल एक स्कॉलरशिप है,
जो वुमेन को दी जाती है हर साल। और इसके अलावा भी मौलाना आज़ाद एक स्कॉलरशिप है, और इसके अलावा भी मुझे नाम तो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत दर्जनों ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं। और इसके अलावा अभी हमने देखा कि PMRF जो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कॉलरशिप जारी की थी, फेलोशिप। तो उसमें हमने देखा कि जामिया की 5 लड़कियां, उसमें टोटल 6 लोग सेलेक्ट हुए थे। 6 लोगों को चुना गया था उस फेलोशिप के लिए, जिसमें 70,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर, और फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए ऐसे एक्सीड होता एक बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें 5 लड़कियां थी। तो हम देख सकते हैं कि वो उनमें हुनर कितना है, उन्हें इस तरीके का माहौल मिला है कि वो आगे बढ़ सकती हैं, उन्हें उस तरीके का मौका मिला है, कोई इस लेवल का रिसर्च कर सकती हैं, जो ऐसा रिसर्च जिसे मतलब जो सरकार है वो रिकॉग्नाइज कर रही है कि हाँ आप में हुनर है। इसके अलावा मैं बता सकती हूँ एनसीसी। यस, मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ। तो अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी पॉलिसी ला रही है, कौन सा कमीशन बैठ रहा है कि आप वुमेन को आर्मी में लाएं। अभी बहुत सारी ऐसी डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रही है। हमने देखा कि बहुत सारे अभी बहुत सारी बदलाव भी आई हैं, जैसे आर्मी में नॉन कमीशन का कुछ था, उसमें वुमेन को मौका मिला। तो एनसीसी एयरफोर्स में आप मिला। समझ लें कि एक, हाँ, एनसीसी जो है आर्मी का ही एक हिस्सा है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो मैं खुद उसमें रही हूँ, और मुझे लगा कि वो वहाँ पर वुमेन इनइक्वालिटी, क्या इनइक्वालिटी की इनइक्वालिटी जो शब्द है, जो भेदभाव का शब्द है, उसे हटा दें। वो पूरी एक तरीके से आर्मी लाइफ है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी भेदभाव नजर नहीं आएगा। एक लड़के और लड़की दोनों ही सेम यूनिफॉर्म में होते हैं, दोनों को जो डिग्निटी, जो इज्जत मिलती है, वो भी सेम ही है। तो यही सारी चीजें हैं जो वुमेन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, इंस्पायर करती हैं जामिया में। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, आपने इतनी सारी बातें बताएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स का सीन चल रहा है तो मैं उसमें एड ऑन करना चाहूँगा। दैट वाज वो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट ऑल। तो वो था जो कि जिसमें आपने बताया 6 लोगों का चयन हुआ है, उसमें से 5 जो हैं वो कह सकते हैं कि नारी है, नारी शक्ति हम ये कह रहे हैं। और ये एग्जैक्ट टर्म्स मेरा मतलब ये है कि बस यही कहूँगा इसके आगे, मतलब कि नारी कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू एनीथिंग, जस्ट ये है कि आप उसे एक बार मौका दें। आगे चलते हैं। अभी भी हाल ही में बीपीएससी का रिजल्ट भी आया हुआ था, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, दैट इज फ्रॉम जामिया इटसेल्फ। और कहीं न कहीं लास्ट ईयर यूपीएससी में भी 34 सिलेक्शंस हुए थे। तो ये जो बीपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ, उसमें भी 16 में जो 6 हैं वो दैट इज दे आर फीमेल्स एट ऑल। तो कहीं ना कहीं ये पूरा व्यू कह सकते हैं कि जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो तो ऐसा ही क्लियर है ओवरऑल। उसके बाद फिर अगर हम आगे बात करें तो कई सारे कोटेशंस माइंड में आते हैं, और मैं एक आध कोटेशंस बोलना भी चाहूंगा। इनफैक्ट अभी माइंड में आ रहा है कि कोमल है कमजोर नहीं तू, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। बहुत सिंपल सा है कि 2-4 शब्द ही हैं अभी, और कोटेशंस तो बहुत सारे आते हैं, बट टाइम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है। और इसी के साथ आगे चलते हैं। आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जामिया मिलिया के स्टूडेंट हो कहीं ना कहीं। तो ये एक होती है ना कि यूपीएससी वाला माइंडसेट है या फिर कुछ और है, जो कि आजकल नॉर्मल एक ट्रेंड सा है। यूपीएससी जैसे फर्स्ट ईयर में हम एडमिशन लेते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि लोगों का यूपीएससी के लिए प्रिपेयर। श्योर मैम, कंटिन्यू की जगह आदित्य सर के क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जी, मैं खुद भी इस ट्रेंड से, इस यूपीएससी के ट्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। मुझे लगता है कि इस एरिया में यूपीएससी या फिर पब्लिक सर्विसेज जो है, उसमें लड़कियां बहुत ही अच्छा कर सकती हैं, इनफैक्ट लड़कों को भी पीछे छोड़ सकती हैं। तो हाँ, अगर मैं अपने लक्ष्य की बात करूँ, अपने एम की बात करूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं यूपीएससी करना चाहती हूँ आगे। और इसके लिए आरसीएस से बेहतर कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इससे ज़्यादा बेहतर वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का सब कुछ, मतलब बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। याद रहेगा। एग्जैक्टली याद रहेगा।
तो आरसीए बेशक सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है। आरसीए का ट्रेंड हम देख रहे हैं कि कैसे कैंडिडेट्स जो अपीयर करते हो मल्टीप्लाई होता जा रहा है साल दर साल। और मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, मैं आरसीए में भी जाना चाहती हूँ, और इसके लिए मेरी एफर्ट, मेरी खुद की कोशिश ही मुझे ले जाएगी आगे, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और इसके अलावा जो चीज़ मैं बनना चाहती हूँ ये है कि एक इंसान बनूँ, एक इंसान वाह वेल। जो जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपना काम करे, अपनी ड्यूटी निभाए, एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर मैं उभरूं, ऊपर उठूं और अपने आसपास की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाऊं, बस यही। हाँ, तो ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आपने चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफ़ाई कर दिया। फिर जामिया मिलिया का जो आरसीए है, उसका ट्रेंड कैसे जो ग्राफ़ है, वो ऊपर जा रहा है, वो भी आपने बताया। और जो आपने कहा कि बार-बार फाइनेंशियल बजट और ये सारी बातें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं बहुत लॉजिकल भी है, कहीं न कहीं आना भी चाहिए, बिकॉज़ हम जानते हैं कि दिल्ली जैसी जो भी सिटी है, कहीं न कहीं एक मिडिल इनकम फैमिली के लिए वो हम सभी जानते हैं, उससे वाकिफ़ हैं कि कहीं न कहीं कितना फाइनेंशियल बर्डन होता है। एक अनसर्टेनिटी होती है माइंड में कि कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम दिल्ली में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए तो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिचुएशंस बहुत कह सकते हैं मोर और लेस एक अनसर्टेन रहता है, कैसा रहेगा, कैसा नहीं। पर उसके बाद कहीं न कहीं जो आपने बताया फाइनेंशियल जो भी चीज़ें, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और खासकर जो जामिया मिलिया की इस्लामिया के बारे में आपने बताया। ओवरऑल सारी चीज़ें तो हो ही गई। फिर फाइनल लास्ट में एक बार और मैं चाहूँगा कि एंट्रेंस के बारे में थोड़ा-सा और कुछ जो भी टिप्स होंगे आपके फाइनल, वो आप बता सकते हैं। और उसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारी ये बीएचयू पाठशाला टीम है, उसके बाद यू गुरुकुल टीम है, हम लोगों की टीम, उसके बारे में आपके क्या सजेशंस हैं? क्या हम कैसे इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं? क्या लोगों को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? कैसे हमारे एफर्ट्स लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? सो ये सारे आपके मैं फाइनल व्यूज़ इस पे जानना चाहूँगा। सो आई विल बी वेरी मच ग्लैड ऑन द बिहाफ ऑफ माय टीम एज़ वेल। सो ओवर टू यू निदा जी। ओके, अभी हमने स्ट्रेटेजी की बात करी, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें तो है ही, और कुछ आपको शॉर्टकट बता दूँ। अगर आपको लास्ट मोमेंट में आपने अगर कुछ उतना फोकस नहीं किया हो न्यूज़पेपर्स पर, करंट अफेयर्स पर, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। इसमें बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही कम वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं, नई पॉलिसीज़, नई स्कीम्स, और जो सरकार, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो आप इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने वेरिएंट्स हैं, इतनी वैक्सीन ट्रायल्स हो रहे हैं अभी। तो ये मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, आपने नहीं पढ़ा हो इसके बारे में, और लास्ट मोमेंट पे आपको लगता है कि हाँ मुझे ये पता होना चाहिए था, तो आप शॉर्टकट यही है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखें। और एक और टिप्स जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि आप पैनिक ना हो, आपकी जितनी भी तैयारी है उसके साथ आप कॉन्फिडेंट रहें, और कॉन्फिडेंस के साथ ही आप एग्ज़ाम हॉल में दाखिल हों। अपने दिमाग को शांत रखें, और जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उन्हें बारी-बारी से लें। ये ना कि आप बिल्कुल ही डर जाएँ कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। आप बस बहुत ही शांत दिमाग से देखें कि मुझे कौन-सा आ रहा है, और पहले उसमें तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आप बस अपने दिमाग को शांत रखें और करते जाएँ जो आपको आ रहा है। ये मत देखें कि नहीं आ रहा, उस पे फ़ोकस नहीं करें, जो आ रहा है उस पे फ़ोकस करें। और बस यही सारी चीज़ें, अपने आप पे यकीन रखें, अपने दिमाग को शांत रखें, और अपने समय को बर्बाद मत करें। हाँ, एक चीज़ सारी चीज़ें आपने बिल्कुल बता ही दी हैं। एक चीज़ वहाँ पे मुझे लग रहा है आपसे मिस हो सकता है, कुछ नेटवर्क इश्यू रही हो। हमने आपसे रिक्वेस्ट करा था कि हमारे टीम के लिए जो सजेशंस हैं, हमारे जी, बीएचयू जी, जी, पाठशाला जी, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी गुरुकुल। जी, जी। बिल्कुल, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। हाँ, तो मैंने भी देखा आपके चैनल को, बीएचयू पाठशाला गुरुकुल, तो मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये कि आपका आउटरीच, आपका जो बेस है, जिसे आप अपील कर रहे हो, जिसके लिए आप ये कर रहे हो, वो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं और स्मॉल टाउन्स के बच्चे हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, आपका आउटरीच, क्योंकि हमें अगर अपने देश को, या फिर मैं एक इंसान की बात करूँ तो अपने दुनिया को अगर आगे ले जाना है,
तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बिल्कुल बिल्कुल निचले स्तर से शुरू करें। तो वो काम आप लोग कर रहे हैं अभी, कि आप ऐसे ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, अंग्रेजी चैनल्स हैं जो केटर करती हैं ऐसे थोड़े, मैं क्या बोल सकती हूँ, अपर इनकम फैमिलीज या फिर जो सिटी बेस्ड है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका सिर्फ लिमिटेड है स्मॉल टाउन्स के बच्चों के लिए, पर आपका आउटरीच जो है जो बिल्कुल निचले स्तर से शुरू हो रहा है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपना काम जारी रखें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने एरिया में, और ऐसे ही आप बच्चों को प्रेरित करते रहें, उन्हें ज्ञान और जानकारी और प्रेरणा देते रहें अपने वीडियोस, अपने ट्यूटोरियल्स के जरिए से। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने जैसा अपने एम के बारे में बताया, आप अभी भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली ओरिएंटेड हैं यूपीएससी के लिए, और हो सकता है आप भी उसके साथ साथ आपने एक इंसान बी अ ह्यूमन, ये बहुत अच्छा लगा कि हमें एक इंसान बनना है एग्जैक्टली और हम सभी को कुछ भी बनने से पहले एक इंसान तो बनना ही चाहिए। क्योंकि आज के हमारे सोसाइटी में जो एक क्रुएलिटी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हमें कभी कभी जो चीज़ नहीं सुननी चाहिए वो भी सुनने को मिल जाती है। तो अगर हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तो सभी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और बाद में आपने बताया अपने ऐप के बारे में, तो मैं सबसे पहले तो पूरे व्यूवर्स, पूरी टीम की तरफ से आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप मैं सच में ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही है अभी कि आप इतना अच्छे से अपनी बातों को रखे, इतना पोलाइटली, और जो जो फैक्ट्स आपने रखा, आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी नहीं था कि हम कैसे पूछेंगे कि आंसर निकलेगा, लेकिन आपने ना पूछे गए क्वेश्चंस के भी आंसर हमारे पास रखे। और ये यूपीएससी की ही तो एक शुरुआत है, तो आप अपने मार्ग पे चल रहे हो ऑलरेडी, और मैं पूरे भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा करोगे, और उसके लिए एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। और इसी के साथ इस सेशन को एक्चुअली हम लोग ने शॉर्ट ही रखते हैं क्योंकि व्यूअर्स हैं, बेसिकली यूट्यूब का भी अपना एल्गोरिथम है। तो मैम, बट ये हम लोग कोशिश करेंगे कि आप टच में रहोगे, कभी जरूरत पड़े लोगों को तो आप जरूर अपना एक सहयोग बनाए रखोगे हमारे तक। और आज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को ज्वाइन करने के लिए। कामरान जी को बहुत बहुत दिल से आभार यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदित्य जी को। बाकी व्यूअर्स लाइक ठोक दो दोस्तों, ये सेशन बहुत मजेदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, लास्टली मैं चाहूंगा अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। तो हाँ, ओवरऑल ये रहा था, मतलब कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को बड़े क्रिस्टल क्लियर कर दी। कहते हैं ना कि मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो ग्लास में पानी रखी हुई है और उसमें कुछ भी थोड़े से डर्ट्स हैं या फिर काफ़ी सारे कभी कभी क्लियरिटी नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ें आपने बिल्कुल क्लियर करके रखी हुई है। लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेशन 2021-2022 के लिए फॉर्म्स अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे विजिट करते हैं और हमारे चैनल पे वीडियोस भी अपलोडेड हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या डेट है, क्या नहीं है। तो आप सब वहाँ पे हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जाके फॉर्म फिलअप करके एक बेहतर प्रिपरेशन करके जामिया मिल्लिया जैसे विश्वविद्यालय में, जहाँ पे आपको कितनी सुविधाएं मिलेंगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, दैट हैज़ बिन ऑलरेडी शेयर्ड बाई निदा मैम, सो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सो आप सब फॉर्म फिलअप करेंगे, प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करेंगे, और फाइनल कहाँ जाएंगे, आप सेलेक्ट होकर जामिया मिल्लिया में पढ़ेंगे फिर, और फाइनली एक बेहतर इंसान बनेंगे, और लास्ट में आपको जो बनना है वो आप बन ही जाएंगे। सो दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच मैम, एंड अगेन बेस्ट विशेस टू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एज वेल ऑन द बिहाफ ऑफ आवर टीम, एंड सो एट द लास्ट थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू बहुत ओके, ज़्यादा। ओके, थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू। मच। ओके।